वेलकम बच्चों, लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सौरभ सिंह आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आज बेटा मैं अपनी 11th की फिजिक्स सीरीज में डायमेंशन चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें कल मैं आपको पढ़ा के गया था कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम वन यूनिट सिस्टम से अदर यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। आज मैं उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं ये सिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल आपको खुद करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं अपनी पीपीटी पे चलूंगा, जहां पे हमने कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं जिनके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो आज हम लोगों का जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन का, दैट इज डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला with the help of डायमेंशन। आज हम लोग डायमेंशन की हेल्प से किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं ये हम लोग सीखेंगे बेटा। मैं सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये टॉपिक है हमारा बेटा, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि जर्नली हम लोग क्या करते हैं, पहले एक फार्मूला डिराइव करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग उस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आपका ये जो डिडक्शन ऑफ फार्मूला है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये डायरेक्ट ही बेटा आपका एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। तो जब आप क्लास 9th में रहे होंगे बेटे, तो पहले आपको टीचर ने एक सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बताया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बताया होगा, जिसमें उन्होंने बोला होगा कि आपको बेटा क्या करना है, एक एल लेंथ का वायर लेना है, स्ट्रिंग लेना है, जिसके दूसरे एंड पे आपको एम मास का एक बॉब, पॉइंट मास होता है बेटा, जानबूझ के थोड़ा सा भारी मास लेने के लिए हम लोग पॉइंट मास बनाते हैं, को अटैच कर देना है। और इस स्ट्रिंग से अटैच्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसको अभी हमने जिस पोजीशन पे रखा है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। और इसकी मीन पोजीशन से मैं इसको डिस्प्लेस करके ले जा रहा हूं पॉइंट पी पे बेटा। तो हमें बेसिकली डिड्यूस करना है कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में बेटा आपको हमेशा ये चीजें देगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है वो कौन कौन सी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है बेटा पेंडुलम के मास पे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स मास कॉमा लेंथ of the string and gravitational acceleration। बेटा इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, या ग्रेविटी कह सकते हो, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन स्मॉल जी, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। और इन्हीं तीनों फैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन दिया होगा बेटा, तो उसने हमसे कहा कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है तीन फैक्टर पे। कौन कौन से फैक्टर पे बेटा? पहला नंबर है लेंथ ऑफ पेंडुलम, दूसरा नंबर है मास ऑफ बॉब, और तीसरा नंबर है बेटा ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बेटा हमारा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो बेटे हम क्या करने वाले हैं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा फॉर्मूला लिखते हो तो आप देखते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो टर्मोलॉजी होती है उनमें कहीं ना कहीं आपको पावर दिखाई देती है। उन्हीं पावर्स को बेटा हम डायमेंशन कहते हैं। तो हम ये पावर यहाँ लिख रहे हैं,
यही तरीका है इसको क्वेश्चन करने का, ध्यान समझिएगा। ये मैंने पावर लिख दिया, हमें नहीं मालूम कि L की पावर फॉर्मूले में क्या होगी, M की पावर फॉर्मूले में क्या होगी, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की पावर फॉर्मूले में क्या होगी। तो मैंने रैंडमली L का पावर A ले लिया, M का पावर B ले लिया और G का पावर बेटा क्या ले लिया, C ले लिया। अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा। देखिए टाइम पीरियड हमारा इन्हीं तीनों पे डिपेंड था, इसीलिए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट K रखूंगा बेटा, और L पावर A, M पावर B और G पावर C। ध्यान दीजिएगा। अब हम रेस्पेक्टिवली इस इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं बेटा, उनकी डायमेंशन दोनों साइड में प्लेस करेंगे। देखते जाइए, समझते जाइए। तो टाइम t का डायमेंशन बेटा t हो जाएगा, कांस्टेंट के सिंपली लिखा होगा। लेंथ का डायमेंशन बनता है बेटा a, मास का डायमेंशन बनता है बेटा m, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है बेटा, सिखा के गया था। एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है, एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो बनता है बेटा LT-2 पावर c। देखिए बेटा, जो रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी उनकी बारी बारी से मैंने क्या लिख दी, डायमेंशन। और अब हमें प्योर अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है बेटा। जितनी फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप की दी होंगी उन सब का पावर एक साथ लिखेंगे। देखिए L यहाँ पे है, L पावर A, यहाँ M है, यहाँ L फिर से है बेटा L पावर C, L पावर A मल्टीप्लाई में L पावर C बनेगा L पावर A प्लस C। इसी तरीके से बेटा देखिए M का टर्मोलॉजी है, M पावर B है और कहीं पे M नहीं है हमारे लिए, तो सिंपली M पावर B हो जाएगा। उसके बाद T पावर -2C है बेटा, T पावर -2C है, क्योंकि और कहीं पे T का टर्मोलॉजी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन मिली है, दोनों साइड में हम पावर्स को कंपेयर करेंगे बेटा, दोनों साइड में पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए इस चीज पे। देखिए इधर L पावर A प्लस C है, लेकिन L का पावर इधर कुछ भी नहीं है, यानी L का कोई टर्मोलॉजी नहीं है। तो L का कोई टर्मोलॉजी नहीं है तो मैं लिख सकता हूं L पावर 0 इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम और कर सकते हो बेटा, अगर इधर हमें टर्मोलॉजी बनानी है तो देखो मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे L पावर 0 कर दे रहा हूं, M पावर 0 कर दे रहा हूं। अब दोनों तरफ आप आराम से कंपेयर करा सकते हो बेटा। देखो L पावर A प्लस C है, यहाँ पे 0 है, तो आपके पास इक्वेशन बनी A प्लस C इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से M का पावर कंपेयर कराओ, यहाँ B है बेटा, यहाँ 0 है, तो B का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। लाइकवाइज यहाँ T पावर -2C है और यहाँ पावर कितनी है बेटा, 1 है, तो -2C इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 4। और बारी बारी से हम इन इक्वेशंस के थ्रू A, B और C की वैल्यूज को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देंगे बेटा। तो B की वैल्यू 0 है, यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। ये -1/2 जो वैल्यू आई है बेटा, उसे A प्लस C इक्वल्स टू 0 में प्लेस करोगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करोगे तो A की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 1/2। ये A, B, C की जो वैल्यूज हैं उन्हें इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे तो T इक्वल्स टू बनेगा K, L पावर A है बेटा, तो L पावर 1/2, L पावर 1/2, M पावर B है बेटा, M पावर 0 और G पावर C है बेटा, तो G पावर C की वैल्यू बेटे देखिए कितनी आई है, -1/2। M पावर 0 का मतलब हो गया बेटा 1, M पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो हमारे पास फॉर्मूला बना T इक्वल्स टू K √L/G। मैंने कल भी बेटा बात की थी, डिस्कस किया था कि कांस्टेंट वैल्यूज के बारे में हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया कि डायमेंशन का कुछ प्रॉस है तो कुछ कॉन्स भी है। देखिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मैंने एक जो टफ डेरिवेशन है उसका आसान सा
फॉर्मूला आपके सामने निकाल दिया विद द डायमेंशन, लेकिन बेटा ये जो कांस्टेंट के है या इस तरीके के जितने भी आपको कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, आप वहां पर के की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसमें परेशान नहीं होना है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी बच्चे ने इतना आंसर लिखा है उसका आंसर 100% करेक्ट है, बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मुझे के की वैल्यू मालूम है दैट इज 2 पाई, तो वो मैं लिख सकता हूं और मेरा फॉर्मूला बनता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा किसका, सिंपल पेंडुलम का। जब हम उसे मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करने लगता है, और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाता है पेंडुलम, उसे हम लोग बेटा बोलते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बेटा कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, उन पे चलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट फैक्टर है बेटा रेडियस, सेकंड फैक्टर है बेटा ऑर्बिट, सेकंड फैक्टर है ऑर्बिट, थर्ड नंबर फैक्टर है मास m ऑफ द सन। दैट मीन्स बेटा कि जो आपका टाइम पीरियड है प्लैनेट का, टाइम पीरियड है बेटा प्लैनेट का अराउंड द सन, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, ऑर्बिट पे और मास ऑफ द सन पे। तो इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें रिलेशन प्रूव करना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, हमें विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ये प्रूव करना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। बेटा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है। बेटे 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें एक प्लैनेट हमारा भी है जिसको हम लोग मदर अर्थ कहते हैं। बेटा जितने भी प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन सारे के सारे रिवॉल्व करते हैं और इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बेटा उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि एक प्लैनेट है जो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा उसका रेवोल्यूशन। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा रेडियस आर का, उसके बाद रेडियस आर, और उसके बाद रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट, मास m ऑफ द सन, मास m ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे। तो 3 फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला बेटा कि हमें इनकी डायमेंशन नहीं मालूम है, इनका हमें पावर नहीं मालूम है, इसलिए मैं जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उनके पावर्स लगा दूंगा, r पावर a, m पावर b और g पावर c। ध्यान रखिए बेटा हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड है उसका जो स्क्वायर है प्लैनेट और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो 3 फैक्टर हैं, एक रेडियस का फैक्टर है, सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस का फैक्टर है बेटा, सन के मास का फैक्टर है, और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका फैक्टर है। इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बेटा फर्स्ट जो हमने लेक्चर आपको बताया था, पढ़ाया था, वहां पर जी का मैंने आपको डायमेंशन निकाल कर दिखाया था बेटा। जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 से। पीडीएफ में ये चीज पड़ी हुई है, आप पीछे करके उसको देख सकते हैं बेटा। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा बेटा l, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसलिए l स्क्वायर, और 2 मास दिए हुए हैं इसलिए हो जाएगा m स्क्वायर। तो हमारा जो डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बनता है बेटे, ये बनता है m-1 l क्यूब t-2। ये डायमेंशन बनती है बेटा जिसका हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। टाइम पीरियड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा डिस्टेंस या रेडियस आर के, मास m के, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के। बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे एज यूजुअल, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा और एक कांस्टेंट डालूंगा बेटा k और r पावर a, m पावर b और g पावर बेटे c। ये हो गया मेरा पहला नंबर इक्वेशन। और रिस्पेक्टिवली इन फिजिकल क्वांटिटीज का अब मैं डायमेंशन प्लेस करूंगा। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन बेटा होता है t, k कांस्टेंट, रेडियस लेंथ है बेटा l पावर a, मास m है, पावर b और कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन निकल के आया है m-1 l क्यूब और t-2 और ये जाएगी पावर बेटा यहाँ c। फिर मैंने बोला आपसे कि रेस्पेक्टिव पावर्स को एक साथ लिखेंगे बेटा, अलग अलग बेस पे नहीं, एक बेस पे लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे ये हो गया l पावर a और l का टर्मोलॉजी बेटा यहाँ है देखो l क्यूब पावर c, तो ये हो जाएगा बेटा 3c और कोई l का टर्मोलॉजी नहीं है बेटा। उसके बाद m का पावर बेटे यहाँ पे b, यहाँ पे m पावर -1 पावर c है बेटा, तो ये हो जाएगा -c। उसके बाद t की टर्मोलॉजी पे आएंगे बेटे t पावर -2c। ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे इस साइड में t का टर्मोलॉजी तो है बेटा लेकिन m और l का नहीं है, परेशान नहीं होना है। m पावर 0, l पावर 0, t। इससे क्या होता है बेटा, कंपैरिजन कराने में बच्चों को आसानी होती है। और अब हम इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के पावर हमने रेज किए हैं दोनों साइड में बेटा कंपेयर कर दूंगा। तो देखिए a + 3c = हमारे पास बनेगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ l पावर a + 3c है लेकिन यहाँ l पावर बेटा कितनी है 0। इसी तरीके से यहाँ m पावर b - c है तो b - c और इधर m का पावर बेटा कितना है 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और t पावर -2c बेटा, तो -2c = पावर इधर बेटे देखिए कितनी है 1, तो ये हो गया 1 और ये इक्वेशन नंबर बेटा 4। इन रेस्पेक्टिव इक्वेशंस की हेल्प से अब हम क्या करेंगे बेटा, ABC की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, अक्सर कर जो बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में गलतियां होती हैं वो यहाँ प्लस माइनस में या कैलकुलेट करते ही गलतियां होती हैं। हमारे बच्चे जो हैं आराम से यहाँ तक करना सीख जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे इक्वेशंस में तो वहां पे अपनी अवेयरनेस को बनाए रखेंगे जिससे एरर ना हो बेटा आपसे। आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए c की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी बेटा -1/2। इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करूंगा तो b यहाँ -c है, यहाँ -1/2 आई है वैल्यू, 1/2 = बेटा 0 हो गया। तो b की वैल्यू हो गई -1/2 और b की वैल्यू अगर हमारे को मिल गई और c की वैल्यू मिल गई तो इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करूंगा तो a -3/2 = 0। तो a की वैल्यू आ गई मेरे बेटे 3/2। देखिए a b c की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज आई हैं इन्हें अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करने वाले हैं। तो t = बनेगा k, इक्वेशन नंबर 1 में r पावर a है बेटा, r पावर a दैट मीन्स r पावर 3/2। उसके बाद m पावर b, b की वैल्यू आई है बेटा -1/2 तो m पावर -1/2। इसी तरीके से g पावर c, c की वैल्यू है बेटा -1/2। तो मैं क्या करूंगा इसको g पावर -1/2। ये बेटा हमारा इक्वेशन बन गया। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, t = k r पावर 3/2 और अपॉन में √m और ये हो गया g। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है कि t² जो है r³ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ r पावर 3/2 देखिए यहाँ पे है और दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल r³। बेटे ये जो रूल हम लोग निकाल के लाए हैं ये बेसिकली केपलर का 3rd लॉ है जो हमें बताता है प्लैनेटरी मोशन के बारे में कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई प्लैनेट जब किसी
सन के, स्टार के अराउंड में रिवॉल्व करती है तो हमें ये इक्वेशन मिलता है बेटा। ये इसे हम लोग केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन थर्ड लॉ बोलते हैं बेटा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए भाई, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड ऑन लेंथ एल ऑफ इट्स प्रोंग्स, डेंसिटी डी एंड यंग मॉडुलस वाई ऑफ इट्स मटेरियल। Determine an expression for period of vibration using the method of dimension। तो बेटे हमें एक प्रोंग है, फॉर्क है, जिसकी प्रोंग्स के बारे में पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगी चीजें। देखिए ट्यूनिंग फॉर्क एक डिवाइस होती है जो बिल्कुल चिमटे की तरह दिखाई देती है। चिमटा क्या है भाई, हम लोगों के सबके घर में चिमटा होता है। हमारी मम्मी क्या करती हैं, विद द हेल्प ऑफ चिमटा रोटी सेकने का काम करती हैं। तो जिस तरीके से बेटा चिमटे में 2 लेग्स होते हैं, इसी तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क में भी बेटे 2 लेग्स होते हैं। और इन 2 लेग्स को जब किसी हार्ड सरफेस के ऊपर हिट किया जाता है बेटा, तो क्या करते हैं, ये जो प्रोंग्स हैं वाइब्रेट करने लगते हैं। ये जो प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेट करने लगते हैं, और इसी वाइब्रेशन के लिए हमें क्या करना है बेटा, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए ध्यान दिया जाए, इस पे क्वेश्चन किया जाए भाई। कह रहा है कि जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क है डिपेंड कर रहा है कौन कौन से फैक्टर पे, लेंथ एल पे, डेंसिटी डी पे और यंग मॉडुलस वाई पे। जो ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा उसका जो टाइम पीरियड है 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बेटा। पहला नंबर फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा लेंथ एल का, उसके बाद यंग डेंसिटी डी का और यंग मॉडुलस वाई का। 3 चीजें हैं बेटा, लेंथ एल, डेंसिटी डी और यंग मॉडुलस वाई। तो मैंने बोला कि जब भी इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट के डालोगे, एल, डी और वाई। एल लेंथ है, डी डेंसिटी है और वाई क्या है बेटा, आपका यंग मॉडुलस है। बारी बारी से बेटा ए बी सी पावर लगाएंगे और ये तैयार हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखिए एल लेंथ है, लेंथ एल का जो डायमेंशन है एल ही होता है। डेंसिटी डी का डायमेंशन बेटा मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए, मास अपॉन में वॉल्यूम। लेंथ एल का तो एल हो गया, डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा बेटा वो क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का बनता है एम और वॉल्यूम का बनता है बेटा एल क्यूब, लेकिन नीचे से एल क्यूब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -3। इसी तरीके से यंग मॉडुलस के लिए जब डायमेंशन लिखते हैं बेटा तो एफ अपॉन ए से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यंग मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल। ध्यान दीजिए, जो बेसिक फॉर्मूला है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, और नीचे लिखा हुआ है बेटा स्ट्रेन। ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेस और नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेन। तो ध्यान दीजिएगा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, लेकिन बेटा स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डेल्टा एल अपॉन में एल एक रेशियो है, रेशियो की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट्स वाई जब भी यंग मॉडुलस का डायमेंशन लिखोगे तो सिंपल एफ अपॉन ए से, दैट इज MLT - 2 और अपॉन में एरिया ए के लिए हो जाएगा डायमेंशन एल स्क्वायर। एरिया ए के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशन आपकी बनेगी ML - 1 T - 2। तो तीनों डायमेंशन अब मुझे मालूम पड़ गई बेटा। टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन टी और के हमारा कांस्टेंट है बेटा, एल के लिए डायमेंशन ए, एल पावर ए। उसके बाद डेंसिटी के लिए बेटा डायमेंशन ML - 3, तो ये हो गया ML - 3 पावर बी। और यंग मॉडुलस के लिए डायमेंशन बेटा आपका बनेगा ML - 1 और T - 2।
पावर सी। रेस्पेक्टिव पावर्स लगा दी बेटे। अब हम लोग इन्हें फर्दर क्या करने वाले हैं, सेम टर्मोलॉजी पे पावर सबको एक साथ लिखने वाले हैं बेटे। L पावर A यहाँ पे है, लिख लिया भाई। L पावर -3B है बेटा, यहाँ पे लिख लिया। यहाँ L पावर -C है, लिख लिया। उसके बाद बेटे M की बारी आएगी। M पावर बेटा कितना है, B है, और यहाँ पे M पावर क्या है, C है, और कहीं M का कोई टर्मोलॉजी नहीं बेटे। उसके बाद T पे आते हैं, T पावर -2C है बेटा। और इधर देखिए T का टर्मोलॉजी तो है लेकिन M या L का टर्मोलॉजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, M पावर 0 कर देंगे, T पावर 0 कर देंगे। अब दोनों साइड में रेस्पेक्टिव पावर्स को बेटे हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों साइड में रेस्पेक्टिव पावर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो L पावर A बेटा, L पावर A -3B -C, A -3B -C, और इधर L का टर्मोलॉजी क्या है भाई, 0। ये हमारा हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से M पावर B + C है, यहाँ पे M पावर 0 है बेटा, तो B + C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। और -2C जो आपका आएगा वो आएगा बेटा 1 के इक्वल, यहाँ पावर 1 है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। और इन इक्वेशंस की हेल्प से अब रेस्पेक्टिव ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चा, देखो माइनस में 1/2। सी की वैल्यू बी प्लस सी में पुट करोगे तो बी -1/2 इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, और ये सी और बी की रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो a -3b है बेटा, 3 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये हो गया 3/2 बेटा। और c की वैल्यू -1/2 है, यहाँ ऑलरेडी -c है, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 0। 3/2 माइनस में 1/2 प्लस का ऐड करोगे बेटा तो बनेगा माइनस में 2/2, दैट इज a -1 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास बेटे कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। और इस a b c की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रेस्पेक्टिवली प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा t इक्वल्स टू k l पावर a का वैल्यू कितना है भाई, 1। इसी तरीके से d पावर b की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2, d पावर 1/2। इसी तरीके से गामा की वैल्यू, गामा पावर कितना है भाई, c, और c का वैल्यू आया है बेटा -1/2। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया t इक्वल्स टू k l अंडर रूट में d अपॉन में गामा, के एल अंडर रूट डी अपॉन में गामा। ये हमारी भाई साहब बन गई वैल्यू किसकी, टाइम पीरियड ऑफ जो हमारा प्रॉन्ग है, फॉर्क का जो प्रॉन्ग है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया t इक्वल्स टू के एल अंडर रूट डी अपॉन में गामा। उम्मीद करता हूं बेटा आज की सेशन आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा पढ़कर। और जो ये हमने डायमेंशन का सेकंड नंबर एप्लीकेशन है इसको आज आपको समझाया है, बताया है, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी और कराऊंगा, बट जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से आपसे बेटा आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारा ये लाइव पाठशाला का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा इसके साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको वीडियोस लाता रहूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता रहूंगा। मैं आज का सेशन अब समाप्त करता हूं बेटा, एंड करता हूं। जय हिंद।